गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हाउ टू आंसर डब्ल्यूएस क्वेश्चन। डब्ल्यूएस वाले जो क्वेश्चंस जो है उनके आंसर्स जो है वो किस प्रकार से दिए जाए, उनका तरीका जो है वो हम समझ रहे थे। कल हमने प्रश्न का पैटर्न जो है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका आंसर देने का पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में जाना। और उसके बाद हमने डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब वाले जो क्वेश्चंस जो है, यानी पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस जो है उनके आंसर देने के लिए पैटर्न क्या होता है, उनके बारे में जाना। जिसमें हमने ये जाना कि जब डू, डज और डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब किसी डब्ल्यूएच क्वेश्चंस वाले सेंटेंस में आती है, तो उनका जब हम उत्तर देते हैं तो इन हेल्पिंग वर्ब्स को डू, डज और डिड को जो है वो आंसर में वापस लिखा नहीं जाता है। डज होने पर मैंने आपको बताया था कि आपको जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें आपको एस या ईएस जोड़ना होता है। और अगर प्रश्न में डू हेल्पिंग वर्ब है तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी जोड़े बिना जो है वो रखना है, ऐसे आई एस उसमें नहीं जोड़ा जाता है। और अगर डिड हेल्पिंग वर्ब है तो आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी पड़ती है। तो ये तो डू, डज और डिड अगर किन्हीं प्रश्नों में होते हैं तो उनमें जो है वो इन चीज़ों को, इन हेल्पिंग वर्ब्स को उत्तर में वापस नहीं लिखा जाता है। लेकिन अब आगे जो आपका प्रश्न है इसको जब हम समझेंगे तो इसमें जो है वो किस प्रकार के अगर प्रश्न हो तो आपको जो है वो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को, जो मैंने कल बताया था वीडियो लेक्चर में, उनको लिखा जाता है। तो देखिए रूल्स नंबर जो आया 4 आपके सामने है, तो समझने का प्रयास करें। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। लिखा है कि क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट सिंपल के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है या पास्ट सिंपल के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो आपको इस प्रकार के सेंटेंस जब होंगे तो उनमें डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट जो है वो दिया हुआ होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो अगर ऐसा होता है, डज नॉट, डू नॉट या डिड नॉट दिया हुआ होता है, तो आपको इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को, डू, डज और डिड को वापिस उत्तर में भी लिखना पड़ता है। विशेष ध्यान रखें कि इनके साथ में अगर नॉट लगा हुआ हो, डू, डज और डिड के साथ में अगर नॉट लिखा हुआ है तो आपको जो है वो इनको वापस उत्तर में लिखना पड़ता है। अगर इनके साथ में नॉट नहीं होता है तो इनको उत्तर में नहीं लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखें, नॉट होने पर आपको लिखना है, नॉट नहीं होता है तो नहीं लिखना है। तो उदाहरण दिए हैं कुछ, देखिए व्हाट डू यू नॉट लाइक दिस। डू नॉट आया है, आपको लिखना पड़ेगा। बाकी तरीका वही है, डब्ल्यूएच वर्ड को छोड़ दिया जाता है। बाकी सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट इसमें यू का आपने आई बना दिया, सब्जेक्ट ले लिया पहले, उसके बाद में वैसे सीधी अगर डू अकेला आता, नॉट नहीं आता, तो आपको जो है इसको छोड़ करके मेन वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म लेना होता था। लेकिन यहाँ पर डू नॉट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू और नॉट ले आए यहाँ पर। यहाँ पर यू बीच में है तो यहाँ पर यू को निकाल करके, बाहर निकाल करके आपने जो है सब्जेक्ट बना दिया, आई कर दिया इसका, इसलिए सीधा डू के बाद में क्या आ गया, नॉट आ गया। लाइक मेन वर्ब है उसमें लाइक, टू
है उसमें दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट आपको पूछा है कि आप लेना क्या पसंद नहीं करते, तो ऑब्जेक्ट जो है वो डाल दिया और पीछे डाल दिया आपने फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसको वापस लिया। ऐसे कैसे, इसमें दूसरे में देखिए डज ही और नॉट गो। ठीक है, डज नॉट आया है तो आपको इसको लिखना है, ही का ही कर दिया, डज नॉट ले लिया, मैन पर गो टू मार्केट। अब आप यहां पर कहोगे कि सर इसमें डज है, आपने जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या एस नहीं लगाया, तो ध्यान दें ये डज नॉट इस प्रकार का वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आया है डज के साथ में, इसलिए आपको इसमें एस या एस नहीं लगाना, इस बात का ध्यान रखें। नेगेटिव सेंटेंस में डज के साथ में एस या एस नहीं लगता है डज वाले वाक्य में, क्योंकि डज इसमें हटाया नहीं जाता है, वापिस डज नॉट को लिया जाता है, और इस कारण से जो है वर्ब के पीछे एस या एस नहीं लगाया जाता है। वो केवल प्रेजेंट सिंपल के क्वेश्चन जो है जिसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें नॉट नहीं आता है और डज को छोड़ दिया जाता है, उसमें जो है वो लगाया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे ऐसा कैसा आपने लिख दिया। तीसरा सेंटेंस, व्हाई डिडंट यू गेट अप अर्ली। डिड नॉट दिया है, यू का आई कर दिया, डिड नॉट ले लिया, गेट अप ले लिया, ठीक है, अर्ली कैसा उत्तर दिया। अब आपको इसमें कारण बताना था, तो कारण बताने पर वाक्य में जो है बीच में बिकॉज जरूर आता है, और फिर कारण आपने बता दिया, वापिस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये नियम है आपके। एक तो था इसमें आपको डू डज और डिड को छोड़ देना है, और उसके बाद में नियम है डू डज, डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट को आपको वापस जो है वो लिखना है। तो खाली डू डज और डिड है तो आपको नहीं लिखना है, और उनके साथ में नॉट आया है तो आपको लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब देखें क्वेश्चन नंबर, रूल्स नंबर 5 लिखा है, जब प्रश्न हु से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो, हु से, WHO, हु से अगर प्रश्न प्रारंभ हो, तो ऐसे प्रश्न का उत्तर देते समय आपको हु के स्थान पर संबंधित व्यक्ति का नाम जो है वो लिखना है। ध्यान रखें, हु वाला प्रश्न होता है जिस प्रश्न का प्रारंभ जो है हु से होता है, WHO, तो उसमें आपको मालूम है कि हु का मतलब आपको किसी व्यक्ति का नाम पूछा है, आपको उस प्रश्न में किसी व्यक्ति का नाम पूछा है, तो आपको क्या करना है, उस हु को उस प्रश्न में से जहाँ पर वो है वहाँ से हटा करके उसके जगह पर जिस व्यक्ति का नाम आपको पूछा है उस व्यक्ति का नाम लिख देना है। उसके बाद में जैसा वाक्य जो है पीछे लिखा हुआ है, ऐसा कैसा वाक्य आपको प्रश्नवाचक चिन्ह तक लिख देना है, और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके आप उसकी जगह पर फुल स्टॉप कर देना है। वाक्य आपका उत्तर उसका बन जाएगा। उदाहरण में दिया है, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पूछा, तो आपको उस हु को हटा करके उसकी जगह पर आपको उस व्यक्ति का, संबंधित व्यक्ति जिसका नाम पूछा है उसका नाम लिखना है। लिखा है, लेट मिस्टर जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसा कैसा सेम वाक्य लिखा जैसे प्रश्न में दिया था, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह हटा करके जो है फुल स्टॉप लगा दिया है, संबंधित व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिख दिया है। स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये जो है वो 5 रूल्स जो है आप स्क्रीनशॉट इनका ले लें। इसके बाद रूल्स नंबर जो है वो 6 करेंगे। नेक्स्ट इसमें रूल्स जो है, रूल्स नंबर 6 जो क्या कहता है, जब प्रश्न वाई से प्रारंभ हो, क्वेश्चन का प्रारंभ जो है वाई से हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है बिकॉज या टू में से जो है वो कोई एक कनेक्टिव जरूर आता है। आपका सामने पैसेज में से कोई प्रश्न डाला है, पैसेज आपके सामने है, और आप प्रश्न जो है वो आपके प्रश्न का प्रारंभ जो है वाई से है अगर हो रहा है, तो आपको पैसेज में उस उत्तर को, उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए अगर
आसानी से उसके उत्तर को ढूंढना है तो आपको ध्यान देना है कि उस प्रश्न के उत्तर के बीच में जो है वो बिकॉज या टू का प्रयोग अवश्य होगा। या तो बिकॉज लिखा होगा या टू लिखा होगा, क्योंकि वाई से जो है कारण पूछा जाता है। हर किसी भी चीज़ का कारण बताने के लिए आपको टू या बिकॉज का प्रयोग जो है वो करना पड़ता है। तो उत्तर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। जहाँ पर बिकॉज लिखा है उससे पहले जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ से वाक्य प्रारंभ होगा, और बिकॉज के बाद में जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ तक वाक्य समाप्त होगा, और यही उस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये तो जो है वो पैसेज से ढूंढने के लिए अगर आप चाहते हो कि जो है जल्दी से उसका उत्तर आप ढूंढ सके तो ये तरीका था ये। लेकिन इस प्रकार के वाक्य में आपको क्या करना है, तो उत्तर लिखते समय आपको वाई को हटाना है, वाई को हटा देना है। और जैसा दूसरे प्रश्नों में करते थे ऐसे कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, लेना योग्य है तो, और अगर नहीं है लेना योग्य तो सीधा आएगा मैन वर्ब, उसके बाद में अदर वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद में बिकॉज या टू में से आएगा, और उसके बाद में वापिस सब्जेक्ट आएगा, और फिर अगर हेल्पिंग वर्ब को लेने योग्य डू डज या नीड के अलावा है तो वो लेंगे, और उसके बाद में मैन वर्ब ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगाएंगे। उदाहरण मैंने दिया है व्हाई डिड राम किल राम, व्हाई डिड राम किल राम। तो व्हाई को छोड़ करके अपन जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो सब्जेक्ट अपने पास वाक्य में जो है राम। डिड हट गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो था सेकंड में बदल गया और रख दिया। तो पहला वाक्य तो आपने यहाँ से बना दिया, जैसा मैंने आपको कहा है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब अगर लेना योग्य है तो डिड को छोड़ना पड़ता है, तो जो है वो लेना योग्य नहीं है तो सीधा जो है वो मैन वर्ब कर दिया। सब्जेक्ट मैन वर्ब और अदर वर्ड्स जो है वो या ऑब्जेक्ट एक ही बात है, तो आपने ले लिया, एक बात है आपने बना लिया। अब आपको बिकॉज या टू में से लेना है, कारण बताना है, तो बिकॉज ले लिया आपने यहाँ पर। अब वापिस जो आपको सब्जेक्ट लेना है, रावण करना है यहाँ पर, रावण, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर रावण है। कारण बताना है कि रावण ने जो है वो रावण का वध क्यों किया, रावण को क्यों मारा। तो अब कारण बताने के लिए जो है वो रावण सब्जेक्ट बन जाएगा इसमें दूसरे में। तो सब्जेक्ट ले लिया रावण, वर्ब का सेकंड फॉर्म राम बाय सीता, सब्जेक्ट मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसे आपको बैठाना है। दूसरा है टू वाला, मैंने पूछा है व्हाई डिड यू गो टू आगरा, आगरा आप क्यों गए, क्यों गए थे आगरा, कारण बताना है। तो सब्जेक्ट ले लिया, डिड हटने पर गो का वेंट हो गया, टू आगरा हो गया। अब आपने एक कनेक्टिव जोड़ा है, एक सेंटेंस पैटर्न पूरा करने के बाद सब्जेक्ट मैन वर्ब और एडवर्ब या ऑब्जेक्ट पूरा करने के बाद आपने कनेक्टिव जोड़ दिया, और उसके बाद दूसरा वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के वाक्य में टू वाले वाक्य में जो है टू के बाद में सीधा जो है वो वर्ब आता है, इन्फिनिटिव होता है, टू के बाद में सीधा वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार के वाक्य में जो है वो सब्जेक्ट नहीं आता। टू वाला जो वाक्य होता है, टू वाले वाक्य में क्या आता है, सब्जेक्ट एच बी एम बी प्लस टू प्लस मैन वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार की बात है, ये टू वाला वाक्य, ठीक है। यहाँ पर से ये टू हटा दो, आपके कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है, बिकॉज ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। तो ये तो रूल हो गया 6, टू और बिकॉज का प्रयोग। वाई वाई सेंटेंस, वाई टाइप के क्वेश्चंस। अब जो है क्वेश्चन नंबर, रूल्स नंबर जो है वो 7, जब प्रश्न में देयर दिया हुआ हो, प्रश्न में जो प्रश्न आपके सामने है उसमें अगर देयर है कहीं दिया हुआ सेंटेंस में, तो आपको उत्तर जो है उस प्रश्न का उत्तर प्रारंभ करते समय देयर को जो है वो प्रारंभ में लाना है, और देयर ही इस प्रकार के उत्तर में जो है वो सब्जेक्ट का कार्य करता है। तो देखो पूछा है, उदाहरण है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, देखो देयर आया है इन योर फैमिली। तो देयर को आप स्टार्ट में ले आए, देयर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट जो आपको पूछा है और
अदर वर्ड्स। तो इस प्रकार के वाक्य जो है इस प्रकार से पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है इन रूल्स को जो है वो आप लिख सकें। तो ये जो है वो कुछ रूल्स जो है वो प्रश्नों के उत्तर जो है वो किस प्रकार से WH क्वेश्चंस के उत्तर दिए जाए। तो मेरा मानना है कि ये जो है वो आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको देने होते हैं, चाहे वे टेक्सुअल क्वेश्चंस हो या पैसेज के जो है क्वेश्चंस हो। आपके लिए ये रूल्स जो है वो उनके उत्तर लिखने में सहायक बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ज़्यादा अगर सहायक ना हो तो कम से कम जो है वो 70-80% तो किसी भी हालत में जो है वो ये काम के हैं रूल्स। इनको प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे जो है वो आपको उत्तर देना सीख जाओगे। आप इन रूल्स के आधार पर जो प्रश्न मैंने बताए हैं, पैटर्न बताए प्रश्न के, उनके अनुसार जो प्रश्न दिया हुआ है तो उनका उत्तर देते समय क्या प्रयास करना, क्या हटाना, क्या लगाना है, तो इनको प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर जो है वो आप उनके अनुसार जो है वो देख भी सकते हो, किताबों वगैरह में देख सकते हो क्या दिया है। लेकिन आप खुद प्रैक्टिस करके अगर करेंगे तो जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और आगे भी जो समस्या अभी बच्चों के आ रही है 10वीं 12वीं में, जो बच्चे जो है कह रहे हैं कि प्रश्न याद नहीं हो रहे, प्रश्नों के उत्तर जो है वो याद नहीं हो रहे, तो ये समस्या आपके सामने नहीं आएगी, क्योंकि आप आसानी से जो है उस पैटर्न के अनुसार जो है वो उनके उत्तर जो है वो दे पाओगे। और जब आपको पैटर्न मालूम होगा, प्रश्न का आंसर आपको मालूम नहीं है लेकिन पैटर्न आपको मालूम है, पैटर्न के अनुसार आपने जो है सब्जेक्ट सेट कर दिया, उसमें से ही क्वेश्चन में से हेल्पिंग वर्ब डाल दिया, मेन वर्ब डाल दिया, ये चीज़ें डाल दी, और फिर जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर कोई थोड़ी कुछ जो है गलतियाँ इधर उधर होती है तो भी जो है वो काफ़ी कुछ जो है वो अंक आपको उसमें प्राप्त हो जाते हैं। जिसमें आप जो दूसरे प्रश्नों में मैंने देखा है कि प्रश्नों का उत्तर देते समय आप क्या करते हो कि या तो पैसेज जो आपके प्रश्न पत्र में आया है उस पैसेज की कुछ लाइनें डाल देते हो किसी भी प्रश्न में, और या फिर प्रश्न ही वापस जो है वो लिख देते हो आंसर में भी। तो इस प्रकार की जो ये गलतियाँ होती है, इसकी जगह पर आप कुछ थोड़ा कुछ जो है वो करोगे, जिसमें आप सब्जेक्ट डाल दोगे, हेल्पिंग वर्ब डाल दोगे, मेन वर्ब डाल दोगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर कुछ हो सकता है कि आपको समझ में आए गलतियाँ हो जाए, तो भी काफ़ी कुछ जो है वो नंबर आपको इस प्रकार के उत्तरों में मिल जाते हैं। और जो टैलेंट बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करेंगे, आगे से आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो वे भी जो है उनका ऑब्जेक्ट लिखने भी जो है वो एबल हो जाएंगे और अंक जो है वो पूरे प्राप्त होंगे। प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है वो व्यक्ति को पूर्ण बनाता है और बिना अभ्यास के व्यक्ति पूर्ण जो है वो नहीं बनता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इस 2 वीडियो लेक्चर्स को जो कल और आज मैंने करवाए, इनको आप बार बार सुने और समझने का प्रयास करें। कल जो है हम वापस टेक्स्ट बुक की ओर चलेंगे और उसमें मैं जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है पहले करवाऊंगा और उसके बाद जो है उनका ट्रांसलेशन वगैरह करेंगे। तो इसके साथ ही आज का मैं मेरा ये वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।